चलिए, तो अब हम लोग पेपर 2 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे कुछ आसान ही क्वेश्चन थे, बट फिर भी एक बार हम लोग उसको आगे देखते हैं। तो पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसको बताने लायक कुछ नहीं, बट हाँ रिप्रेजेंटेशन इसका जरूर एडवांस जैसा है। तो मैं ये कई बार बोलता भी हूँ आपसे कि पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे आप तक पहुंचता है, वो कितने एम्पलीट्यूड के साथ आप तक पहुंचता है। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर डर भी जाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। जैसे इसमें पूछा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2, तो आसान सा काम है। F2 का आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना था। तो देखो, इनमें से मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि डायग्राम कैसे था। तो ऑप्शन दे रखे, देखो इतने बड़े बड़े 4 ऑप्शन दे रखे, तो आप पहला पेज देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो देखो इसमें भी एक पेज में नहीं आ पा रहा है। तो देखो करना क्या था, F2 में आपको पता है कि 1s2, 2s2 एंड 2p5। तो ये 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अब जब आप F को जोड़ते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p5, तो हम तो लास्ट वाले सेल का बनाते हैं ना। तो पहले देखो, अगर S को आप देखोगे तो ऐसे 2 बन जाएंगे, ऐसे बन गया 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर यहाँ से 2 के बारे में बात करो तो यहाँ 2s बन जाएगा, बट हमें केवल 2 का दिखाना है। तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये 2s था, यहाँ भी 2s था। लेकिन जब आप यहाँ पे आगे बढ़ते हो और p ऑर्बिटल की बात करते हो तो कैसे दिखाना था, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको आगे। देखो यहाँ भी ऑप्शन, यहीं से आप समझ लो, ऑप्शन यही है इसका। देखो कैसे, तो ये 2s वाला तो आपको दिखा दिया गया, अब इलेक्ट्रॉन भरना भी समझा दूंगा। तो F2 में अगर आप सिग्मा, अगर मैं सीक्वेंस वाइज बनाता तो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 1s2 लिखते हो आप, सिग्मा 2s2 लिखा जाता है, सिग्मा स्टार 2s2 लिखा जाता है। और आपको याद है ये 14 से ज़्यादा है, यानी जो एटम है F वो Z इज लेस देन 7 नहीं है, वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या लिखते थे, सिग्मा 2pz और फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे ही लिखते ना। तो इनके जब हम कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं तो कैसे लिखना है, पहले ये लिखना है, मतलब पहला ये आ गया सिग्मा जेड है ये, फिर इसका जस्ट मैक्सिमम वाला सिग्मा पी जेड है, और ये जो दोनों आपने लिखे हैं वो ये कौन से हैं, पाई 2px पाई 2py है, और यहाँ क्या जो है वो क्या है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py है। तो अब आप देखो सब में इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी होगा, इस जगह सब जगह इलेक्ट्रॉन होगा, तभी जाके 10 आप देखो, यहाँ से 10 बांटना है ना आपको, तो 8 2 10 आ गए। तो देखो पहले 4 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे, फिर इस तरह से। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे F2 दिख रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा क्वेश्चन कब होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि इन केस ऑफ F2 मॉलिक्यूल इफ द 2s2p मिक्सिंग इज नॉट अलाउड, 2s2p मिक्सिंग नॉट, सॉरी 2s2p मिक्सिंग इज अलाउड, बिकॉज यहाँ तो नहीं अलाउड होता है। तो ऐसे केस में फिर आप उसकी तरह ट्रीट करते हैं जैसा B2 में था या Z इज लेस देन 7 में होता है, तो वहां पर थोड़ा डायग्राम अलग टाइप का बनता है। उस तरह का क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले कराया भी है, बट ये सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए था। और मुझे लगता है कि सब ने ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन बात करें, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कोलाइडल सॉल्यूशन से आया है। लिखा है लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप के कोलाइड्स होते हैं, एक लायोफोबिक, एक लायोफिलिक। तो जो लायोफिलिक हैं वो बहुत इजीली सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं। तो लायोफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं उनके प्रिपरेशन का कोई मेथड हमें नहीं पढ़ना होता है। सिंपल सा तरीका होता है, पार्टिकल आप पहले से उस साइज में ले आते हो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच, और फिर उनको इजीली सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हो। बट लायोफोबिक जो होता है वो सॉल्वेंट से मिक्स नहीं होता है। तो जितने प्रिपरेशन मेथड की हम टेक्निक पढ़ते हैं, लाइक पेप्टाइजेशन और ब्रेडी आर्क, बहुत सारे, उन सब में हमें करना क्या होता है, हम लायोफोबिक कोलाइड्स को ही बनाने का मेथड पढ़ते हैं। तो उसमें बहुत सारे एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू करते हैं।
तो ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। तो लायोफोबिक कोलाइड्स नहीं बनाए जा सकते हैं सिंपल मिक्सिंग के कारण, ठीक है। चलिए तो ये करेक्ट हो गया, और हमें शायद करेक्ट स्टेटमेंट ही बताने। फॉर इमल्शन बोथ डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम आर द लिक्विड, ये भी करेक्ट है। हम लोगों ने पढ़ा है इमल्शंस क्या होते हैं, दो लिक्विड अगर आप मिक्स कर देते हो, एक डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स फेज, अगर दोनों लिक्विड होंगे तो वो क्या होगा, इमल्शंस। नेरोलैक इमल्शन, मैंने कई बार ये बात बोली, नेरोलैक जो ब्रांड प्रमोट करता है नेरोलैक इमल्शन, उसका मतलब क्या होता है कि वो जो पेंट बनाते हैं वो इमल्शंस है, वो कोलाइडल है, और कोलाइडल की अपनी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक स्कैटरिंग। आप एक बार घर में लगवाइए तो बहुत स्कैटर करेगा, चमकेगा, है ना, इस तरह की। चलो तो दूसरे पार्ट, थर्ड पार्ट में आते हैं। मिसल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग सरफेस सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर, ये भी गलत है। आपको याद है क्राफ्ट टेम्परेचर वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, क्राफ्ट टेम्परेचर, CMC पढ़ते हैं, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन। तो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन और स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही ये सब बातें बनती हैं। मिसल्स किसी भी टेम्परेचर या किसी प्रेशर में हम फॉर्मेशन नहीं किया जाता है। लास्ट देखते हैं, Tyndall effect can be observed from a colloidal solution with the dispersed phase having the same refractive index as that the dispersive medium, ये गलत है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम आ जाए तो फिर वो स्कैटरिंग दिखेगा क्यों, है ना। अच्छा, कई स्टूडेंट को हो सकता था इसमें डाउट हो जाता है, सर ऐसी चीज तो हमने नहीं सुनी। तो एक बात समझो जरा, नीचे ऑप्शन पे आ जाओ, थोड़ा सा ये भी देखना है। तो करेक्ट अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आता है ये भी करेक्ट है, तो क्या तीन ऑप्शन कहीं दिख रहे हैं आपको? अब ये तो कंफर्म हो गया कि 1 2 सही बिल्कुल है, तो 1 2 3 तीनों क्या सही है? नहीं, कहीं नहीं ऑप्शन में। तो ये तो आपको आंसर तो सीधा यहीं आ गया, और ये बात गलत है। वैसे तो इन्फॉर्मेशन भी याद रखना चाहिए कि कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की कोई कंडीशन नहीं है, टिंडल इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट और सेकंड है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सिंपल सा थ्योरेटिकल चैप्टर भी है, और काफी इंफॉर्मेशन एवरेज आई है जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है। तो आपको मेरे ख्याल से शायद सही कर लिया होगा सबने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, तो कॉम्प्लेक्स विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस मॉलिक्यूल। तो जरा PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 पे बात कर लेते हैं, सॉरी Br2। अच्छा, इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म आप देखते हो? तो पहली चीज तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल बना सकते हैं। तो देखो जरा, प्लेटिनम +4 अगर है तो यहाँ पे अमोनिया बना सकते हैं ऐसे दो, और यहाँ पे ब्रोमीन बन सकता है। ये सिस पैटर्न पे दूसरा इसका अपोजिट बना सकते हो, Pt+4 एंड दिस इज अमोनिया, this is ammonia, here is bromine and also this is bromine। तो ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये सिस फॉर्म। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ GI हो सकता है इस मॉलिक्यूल, जो पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जैसा केस है। अच्छा, इसके अलावा और कोई आइसोमरिज्म हो सकता है क्या? तो आई थिंक इसमें और कोई आइसोमरिज्म का केस नहीं बन पा रहा है। ऑप्टिकल का कोई मतलब नहीं है, ज्योमेट्रिकल में भी केवल यही बनेगा। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कहाँ ज्योमेट्रिकल एग्जिबिट करेगा, यही बात हुआ, क्योंकि ज्योमेट्रिकली है इसमें। तो चलो हम सब पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जैसा केस देख लेते हैं, ठीक। तो मैं पहले ऑप्शन ए पे आता हूँ, Pt+4 होगा, और यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, En तो इसी तरह से होगा, एक ही साइड, इसमें तो कुछ बदलाव हो नहीं सकता। इधर लिखा है SCN-, ऐसा SCN-, ऐसे ही बनेगा। अच्छा, इसका कोई दूसरा फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं, पहले तो हमको ये चेक कर लेना है। अच्छा, एक दूसरा फॉर्म हम बना सकते थे NCS करके, S से एक बार दूसरा NCS, लेकिन वो आइसोमेरिज्म हम उसको क्या बोलते हैं? उसको तो हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। हम उसको ऐसा थोड़ा बोलते हैं ज्योमेट्रिकल है, तो वो तो लिंकेज की बात होती। बट ये दोनों एक साइड यहीं पे लगा सकते हो, इसको क्या अपोजिट ला सकते हो आप? नहीं ला सकते, क्योंकि ये थोड़ा बदलेगा। तो यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल का केस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना पहले तो इस पे तो ज्योमेट्रिकल नहीं बन रहा है, तो हटा देते हैं, इस पे आ जाते हैं।
अच्छा ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये कैसा होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। तो इसमें कोई ज्योमेट्री की बात है, बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। क्यों? देखो Zn+2 जब आप लाओगे तो टेट्राहेड्रल तो ऐसे बनता है ना, Cl-। तो अगर ये टेट्राहेड्रल बना है तो ये तो ज्योमेट्रिकल दिखेगा ही नहीं, सब जगह से आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल की बात नहीं होगी, तो यहाँ भी आप कैंसिल ही कर दो। अब बचा क्या आपके पास, ये दोनों ऑप्शन। तो इस पे जरा बनाते हैं, ध्यान दो। अब मैं इसको थोड़ा रफ करता जा रहा हूँ, ठीक। तो पहले वाला जरा रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर दूं ताकि आप समझ पाओ। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसके अंदर। अच्छा अब मैं जरा इसको समझाता हूँ कि कैसे आप इन दोनों ऑप्शन में बात करते हैं। देखो PTCl, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ये ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। PTCl4 है, तो Cl आप ऐसे लिख दिए थे, ऐसे बनाया, और यहाँ अमोनिया बनाया जो कि ट्रांस है, तो ऑब्वियस बात इसका दूसरा फॉर्म भी बना सकते हो, जहाँ पे PT और ये Cl, यहाँ अमोनिया बना सकते हैं ना आप, यहाँ Cl आ गया, ये Cl आ गया, यहाँ Cl है, ये Cl, तो ऑब्वियसली इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ये आपका सही है ऑप्शन, है ना। अभी इसमें ज्योमेट्रिकल बन सकता है। लास्ट इस पे आ जाते हैं। देखो यहाँ भी आपके पास एक लिगेंड ये, दूसरा ये, और दो 4, तो यानी यहाँ भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस पे जरा देखो, Cr ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पे, +3, तो Cr+3 में कैसे देख रहे हैं, है ना। तो Cr+3 को आपने बनाया, और देखो जरा इसमें ज्योमेट्रिकल होगा भी कि नहीं। En को 2 बार आपने जोड़ा है, तो En ऐसे जोड़ दिया, और एक En ऐसे जोड़ा, ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। अब बाकी बचा क्या है, वाटर, तो वाटर ऐसे बना, वाटर, और नीचे सल्फेट बना। अच्छा याद करो, ये तो ट्रांस पोजिशन में, ये सिस पोजिशन में भी जोड़ते हैं ना, कैसे, सिस पोजिशन में ऐसे जुड़ेगा, क्रोमियम +3 होगा, और En इस तरह से आप बना दो, और एक En ऐसे बना दो, ऐसे जुड़ेगा ना शीश, बाकी इधर वाटर बना दोगे, इधर सल्फेट बना दोगे। तो ये सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, C एंड D आर करेक्ट ऑप्शन। तो एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये। अच्छा जिंक को लेकर आप गलती कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, जब तक उसकी ज्योमेट्री में बात नहीं करोगे। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर ही ज्योमेट्रिकल होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल जैसा केस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टूडेंट ने कर लिया होगा, हो सकता है इस जगह गलती आपसे हो गई हो। तो जिन लोगों से गलती हो गई है तो उनके लिए थोड़ा पछताने वाली बात है, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी, बहुत आसान, सब बोल सकते हो आप इसको। देखो इसमें लिखा है 5 मोल H2S है, और कंप्लीटली रिएक्ट विद द एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। तो एक चीज जरा देखो, पहले लिखते जाओ, H2S KMnO4 इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन करता है, और आपको बोला जा रहा है इसमें कितना वाटर बन रहा है। तो एक चीज जरा समझो, आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइज होगा कहाँ जाएगा, सल्फर में, और ये रिड्यूस होगा तो कहाँ जाएगा, Mn+2 में। तो आपको तो एक तो इलेक्ट्रॉन भी बताने, साथ साथ वाटर भी बताने, तो रिएक्शन बैलेंस तो पहले करना होगा। तो आप सिंपली एक काम करो, आप इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केवल बैलेंसिंग कर दो, MnO4 माइनस, इट गिव्स Mn+2, और ये रहा सल्फर। तो आप इसको बस बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने का तरीका हमको पता है, वो मैं बैलेंस कर देता हूँ। तो बैलेंस जब करोगे तो आपको x मोल वाटर भी पता चल जाएगा, और y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने वो भी पता चल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए देखो तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, MnO4 माइनस को Mn+2 के साथ लिख दिया। तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो इधर क्या आ जाएगा, 4H2, इधर 8H+ आयन, चार्ज के लिए 8 + -7, और इधर 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड कर दोगे, ठीक, ये बैलेंस हो गया। अब जरा देखो H2S को आप बैलेंस करोगे किससे, सल्फर से,
तो यहाँ पे 2H+ लिख दें और 2 इलेक्ट्रॉन भी यहीं लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हटा देते हैं, हाँ, और इधर आप किसको मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो एक साथ ऐड कर दो जरा देखो। चलिए, तो अब मैं जब इसको ऐड करूंगा तो कैसे आएगा देखो, तो यहाँ आ गया 16H+ और 2 टाइम्स ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स ऑफ H2S, देखो इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Mn+2, 8 टाइम्स ऑफ वाटर एंड 5 टाइम्स ऑफ सल्फर प्लस 10 टाइम्स ऑफ H+N। और इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ 10, तो Y जो है वो तो 10 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे ना मल्टीप्लाई, वो तो कैंसिल कर दिया आपने, एक ने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिए। और वाटर कितना हुआ 8 मोल, किससे H2S 5 मोल है ना यहाँ पे, तो रिएक्शन देखो बैलेंसिंग वाला सब बता रहा है, तो 5 मोल H2S ने रिएक्शन जब किया तो X की वैल्यू आ गई 8 मोल, Y की वैल्यू आ गई 10, तो X + Y = तो ये भी एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था। मोल कॉन्सेप्ट चाहो मान लो, या चूंकि आप सब रिएक्शन भी बहुत अच्छे से जान ही गए हैं तो आप प्रॉपर रिएक्शन बैलेंस करके लिख सकते थे, ठीक है। चलिए, तो अगले एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ये सब बॉन्डिंग के बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो एमंग, ये दूर क्यों रहा भाई, जोड़ दो इसको। among I3 plus SiO4 minus 2 SO2 Cl2 XeF2 SF4 ClF3 NiCO4, then this is total number of species having sp3 hybridized central atom। सिंपल सा काम है, हाइब्रिडेशन निकालना है, तो ये तो बहुत आसान सा काम भाई। I3+ में आयोडीन के पास बैलेंस कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 प्लस, मतलब 6 हो गया, सॉरी 7 था प्लस एक और, एक सिग्मा यहाँ दूसरा सिग्मा इधर, और आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन में ये 2 लोन पेयर हो गए, तो 4 आ गया, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया, ठीक। SiO4 -4 आपको पता है, ये sp3 आएगा, टेट्राइडल होता है, तो सिलिकेट है, बहुत सिंपल सा। SO2 Cl2 डबल बॉन्ड Cl, यहाँ Cl, ये चारों सिग्मा, एक भी लोन पेयर नहीं, 4 sp3 आ गया। XeF2 आपको पता है 2 फ्लोरीन और 3 लोन पेयर आप लिखते हो, तो 3 लोन पेयर 2, तो S5 sp3d आ गया। SF4 में भी आप क्या लिखते हैं, एक लोन पेयर होगा, 4 फ्लोरीन होंगे, तो टोटल 5 आ जाएगा, sp3d आएगा, ठीक है। NiCO4 आपको याद है, निकल में CO चारों लिखे होंगे, टेट्राइडल होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, तो ये भी sp3 है, ये कोऑर्डिनेशन से आता है। अगेन XeO2F2 में तो जेनन के पास डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड इधर, F इधर, यहाँ पे F इधर, 4 सिग्मा आ गए और एक लोन पेयर होगा, तो यहाँ भी sp3d आएगा। PtCl4 DsP2 अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो DsP2 होता है इसमें, sp3 नहीं, तो sp3 वाला जरा काउंट करते हैं, 1 2 3, इन दोनों में नहीं है, यहाँ नहीं होगा। ClF3 में यहाँ भी sp3d होता है, फिर 4th आ गया, 1 2 3 4 एंड 4 ही आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, इधर भी तो है भाई। इसके अलावा XeF4 में क्या है, XeF4 में तो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 जगह लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 2 6, यानी sp3d आ गया, D2, तो यहाँ भी नहीं है। SOCl2 ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर होगा, तो sp3 आ गया, तो एक ही आ गया, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर इज 5, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बॉन्डिंग का था। तो मेरे ख्याल से ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको नंबर कलेक्ट करना है और बहुत कम टाइम लगना है। तो मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना कि आप क्वेश्चन वही करिए जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, तो वो सबसे पहले ये सब कर लेने चाहिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल Br3O8 F2O H2SO4, इन सब में काउंट द नंबर ऑफ एटम एग्जिस्टिंग देयर जीरो ऑक्सीडेशन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है
और ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो आपको सबके स्ट्रक्चर आने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर आप पढ़िए। तो जैसे Br3O8 का जो स्ट्रक्चर है, ब्रोमीन तीनों लिखा रहता है, और फिर आप डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड इधर आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ इधर, यहाँ पे इस तरह से बना होता है। तो इसमें जरा देखो, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों से ब्रेक होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, +6। यहाँ पे भी +6 आएगा। ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, +4। तो इस पे कोई ऐसा एटम नहीं जिसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो ये तो हटा दो। अब बात करते हैं OF2 में। तो OF2 का भी स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है। तो यहाँ भी +2 और ये -1 रहता है, तो यहाँ भी 0 नहीं, इसको भी हटा देते हैं। अगेन इस पे आते हैं H2S4, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपको मैं बता रखे हैं। तो देखो कैसे बनता है, OH S डबल बॉन्ड O S, ये आइटम पहले भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो इन दोनों का 0 होगा। तो कितने ऐसे एटम है जिनका 0 है, 2। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा उसमें एक सल्फर और बढ़ जाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एक सल्फर, यहाँ सल्फर, ये सल्फर और ये डबल बॉन्ड। ये पॉलीथायोनिक एसिड है ना। तो यहाँ पे 3 ऐसे एटम होंगे जिनका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब C3O2 पे आते हैं, कीटीन बोला जाता है इसको। तो तीनों कार्बन आपने बनाए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इस कार्बन का केवल 0 होगा, बाकी तो यहाँ +2 इधर आएगा। तो 1 यहाँ पे एक आ गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, टोटल 3 + 2 + 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। तो इसका आंसर भी आपको आसानी से मिल जाना चाहिए था, 6 आंसर। तो आई थिंक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब ये स्टैंडर्ड है। आप ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट में कितना डिफरेंशिएट कर पाते हो उसको लेकर क्वेश्चन है। और ये बात मैंने पहले बताई, ये क्वेश्चन आईटी में आ चुका है। वो तब उस समय ऐसे आया था, Na2S4O6 में सल्फर 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उनका डिफरेंस बताइए, तो 5 आता है। मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से दोनों पेपर में आए हुए कुछ इनऑर्गेनिक के अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत एवरेज थे, बट केवल एक बार डिस्कशन होना था इसलिए मैंने बता दिया। कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने लायक नहीं भी थे, वो आपको पता भी थे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को अच्छे से मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट या किसी तरह का कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में, तो फिर उसको हम दोबारा से कैटर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग JEE एडवांस 2023 का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ ऑर्गेनिक सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक बेसिक पेपर था, बेसिक क्वेश्चंस हैं एकदम। आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, अपने आप कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। तो अगेन 4-5 रिएक्शन दिए हुए हैं और उनके बारे में प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो एक बार रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया जाए और फिर उसके बाद जनरली ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन फर्दर दिया हुआ है, तो देखा जाए, क्वेश्चन को आगे कंप्लीट किया जाए। ठीक है, एक एक करके रिएक्शन का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे ऑप्शंस में। ठीक है, तो यहाँ RX का रिएक्शन मैग्नीशियम यानी RMgX का फॉर्मेशन, फिर H2O के साथ रिएक्शन कराया। तो यहीं पे अगर हम लिखें, ठीक है, तो यहीं पे अगर हम रिएक्शन लिखें तो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, RMgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, इट इज ग्रिग्नार्ड। और फिर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और आपका प्रोडक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, मिथ-इथ-प्रो। ठीक है, तो ये आपका आइसोप्रोपेन हो जाएगा, सॉरी आइसोब्यूटेन, मिथ-इथ-प्रो-ब्यूट, आइसोब्यूटेन। तो ये आपका P का ऑप्शन हो गया। अगेन यहाँ ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड बना लेते हैं, MgCl, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, देन एसिडिफिकेशन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का रिएक्शन है। ठीक है, और थर्ड स्टेप में यहाँ क्या है, एसिडिफिकेशन है। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ लिख लें तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और NaOH के साथ रिएक्शन कराए तो अगेन क्या कर लिया जाए, इसका सॉल्ट बना लिया जाए, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, तो ये आपका डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ठीक है। तो ये आपका Q का ऑप्शन हो गया। ठीक है। अगेन ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, तो डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ से लिखे तो यहाँ आपका ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन MgCl, और इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया C डबल बॉन्ड H CH3, देन एसिडिफिकेशन वगैरह है, तो अगर डायरेक्ट यहाँ लिख दें हम तो आपका CH2 CHOH और यहाँ CH3, और इसका ऑक्सीडेशन करा दे CrO3 के साथ, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रोडक्ट्स को ध्यान से देख लीजिएगा। NaCN, तो NaCN का यहाँ Cn माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और रिडक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे अगर हम लिखें इसका, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद जो प्रोडक्ट आपका बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, और इसका रिडक्शन करा दिया हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस, तो CH2NH2, और अगेन एक पॉपुलर रिएक्शन लिखा हुआ है CHCl3 प्लस OH माइनस हीटिंग, ये आपका कार्बिलअमीन रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कार्बिलअमीन रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका CCl2 मिलेगा, जो कि आपका यहाँ अटैक करके HCl वगैरह निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अटैक यहाँ पे करेगा और फिर उसके बाद मैकेनिज्म आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा, आपका बनेगा CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन, और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराया है LAH के साथ, तो LAH के साथ अगर रिडक्शन करा दिया जाए, ठीक है, या हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस भी हो सकता था, तो यहाँ आपका रिडक्शन का प्रोडक्ट अगर यहीं पे हम लिख दें तो आपका CH2NH और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, विच इज बेसिकली ऑप्शन S एंड इट इज 2 डिग्री अमीन। ठीक है, तो इस टाइप के ऑप्शंस आप ध्यान से देखेंगे तो मिलेंगे। जैसे ये क्या आपका कैनिजारो रिएक्शन देने जा रहा, नहीं, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये अमीन कौन सा है, ये आपका क्या है, 2 डिग्री अमीन है, इट इज नॉट अ प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो एक बार रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ देखिए, क्या ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, नहीं, ठीक है, इट इज डेफिनेटली अ एल्केन। और यहाँ एक ऑप्शन आपको इस प्रकार का मिलेगा कि अगर हम इसका रिएक्शन कराएं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, तो 8 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है ये पूरा पार्ट निकल जाता है और बचे हुए जो R डॉट का पार्ट है वो आपस में क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH2, ऐसा ही 2 बार कंबाइन करा देंगे CH2, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन कंटेनिंग क्या है, एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ऑप्शंस को जरा पढ़ा जाए, देखा कौन सा ऑप्शन सही है। P इज अ प्राइमरी अल्कोहल, नहीं, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल नहीं बना था, ठीक है, यहाँ एल्केन बना था, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। Q अंडरगोज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट, हाँ, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस से आपको 8 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट मिला था। प्रोडक्ट्स की अगर बात करा जाए, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, R इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बन्स, R has 6 carbons and it undergoes Cannizzaro reaction। डेफिनेटली ये Cannizzaro reaction नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल्स टू 0। Cannizzaro reaction कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स हैविंग 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव्स Cannizzaro reaction, और यहाँ आपको 8 मेंबर्ड रिंग, आप 8 में कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट आपको मिला था कुछ इस टाइप का। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन देखा जाए, S इज अ प्राइमरी अमीन विद 6 कार्बन एटम, नहीं, इट इज अ सेकेंडरी अमीन, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बना था आपका, RNaCH3 का फॉर्मेट बना था, तो इट इज अ 2 डिग्री अमीन, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। लास्ट के दोनों ऑप्शन क्रॉस हो गए।
यानी सही ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखा जाए, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, आप देखते ही क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अ डाइसैकेराइड X कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर, इस रिएक्शन पे ध्यान दिया जाए। द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ X लीड्स टू अ लेवोरोटेटरी सॉल्यूशन द डाइसैकेराइड इज। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का एक बेसिक एग्जांपल इन्होंने उठाया है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ X लीड्स टू एसिडिक हाइड्रोलिसिस लेवोरोटेटरी सॉल्यूशन द डाइसैकेराइड X इज। आप एक बार सभी को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, ब्रोमीन वाटर की अगर बात करें, ब्रोमीन वाटर का टेस्ट आपने कहाँ पढ़ा है एनसीईआरटी में? तो ब्रोमीन वाटर का जो रिएक्शन आता है, ठीक है, ये एल्डिहाइड की अगर बात करें, C डबल बॉन्ड OH, ग्लूकोज पे एल्डिहाइड का रिएक्शन जब कराया, ठीक है, कुछ भी यहाँ बनाया जा सकता है, सपोज OH OH बना दिया, यहाँ HH और यहाँ CH2OH। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया था कि भाई Br2 प्लस H2 ये यहाँ अपना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और अगर एल्डिहाइड सिस्टम में है तो इसको क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, और ब्रोमीन वाटर अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर यहाँ शो कर दिया, और अगर ये किसी भी प्रकार का रिएक्शन शो करता है तो इट डीकलराइजेज इट्स रेडिश ब्राउन कलर। तो रेडिश ब्राउन कलर इज डीकलराइज्ड, रेडिश ब्राउन color is decolorized, रेडिश ब्राउन कलर इज डीकलराइज्ड। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ग्लूकोज वगैरह के स्ट्रक्चर है, बेसिकली ग्लूकोज या फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पहली बात तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन के साथ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो अगर ये हेमी एसिटल फॉर्म रहता है, ठीक है, हेमी एसिटल फॉर्म रहता है, तो ये चेन ओपन करके एल्डिहाइडिक फॉर्म जनरेट करेगा, और एल्डिहाइडिक फॉर्म Br2H2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो यानी पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि X कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द ब्रोमीन वाटर, यानी ये हेमी एसिटल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये हेमी एसिटल फॉर्म है, ठीक है, अगर ये हेमी एसिटल फॉर्म है तो हेमी एसिटल फॉर्म क्या करेगा, Br2H2 के साथ आपको Br2H2 के साथ आपको, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, फिर से एक बार हम क्लियर करें, अगर ये हेमी एसिटल फॉर्म है, ठीक है, तो हेमी एसिटल फॉर्म है तो ये ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, एल्डिहाइडिक फॉर्म मिल जाता है, और एल्डिहाइडिक फॉर्म का ये रिएक्शन होता है जो कि CHO को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब फिर से इसको हेमी एसिटल फॉर्म में कैसे पहचाना जाए, तो आपको बस ये पहचानना है कि इस साइकिल में जो ऑक्सीजन है, इसके अगल बगल जो कार्बन है, इस पे आपको OH नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, तो इस ऑक्सीजन के अगल बगल वाले कार्बन पे आपको OH नहीं दिखना चाहिए। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देखा जाए इस ऑक्सीजन के अगल बगल वाले कार्बन पे भी हमको OH नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात। यहाँ देखा जाए इस ऑक्सीजन के यहाँ बगल पे क्या दिख रहा है, हमको OH दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि Br2 वाटर के साथ ये ओपन चेन फॉर्म में जाएगा, यहाँ एल्डिहाइड जनरेट होगा, और एल्डिहाइड Br2H2 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो गया। यहाँ भी देखिए, इस ऑप्शन में देखिए ऑक्सीजन के बगल में यहाँ क्या है, OH है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। इसमें ऑक्सीजन के अगल बगल दोनों ही कार्बन पे आपको OH नहीं दिख रहा है, ये भी OH नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों ही हेमी एसिटल फॉर्म नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम A और B में सोच सकते हैं कि भाई ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये Br2H2 के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। ठीक है, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ा जाए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ X leads to लेबोरोटेटरी सॉल्यूशन द डाइसैकेराइड इज। अच्छा, अगर लेबोरेटरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। क्यों क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ग्लूकोज के मिलेंगे, और ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जबकि यहाँ अगर बात करें तो ये बना किससे है, ये आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है। ठीक है,
देखा जाए एक बार, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर सुक्रोज का है, ठीक है। और सुक्रोज की अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यहां से, प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज यहां से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज बेसिकली क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने तो आपको ग्लूकोज मिलता है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो प्लस 52.6 डिग्री होता है, विच इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन वहीं पे अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है माइनस 92.4 डिग्री। और अगर आप एवरेज रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन कंपेयर करें, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द सुक्रोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं, इनवर्ट शुगर, क्योंकि जो एवरेज रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन होगा, ठीक है, थीटा एवरेज ऑफ सोल्यूशन, थीटा एवरेज ऑफ द सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ आपका 52.6 इंटू 1 माइनस 92.4 इंटू 1/2, और ये लगभग आ जाता है माइनस 20 डिग्री के आसपास, एवरेज रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, जो कि क्या हुआ, लेबोरेटरी हुआ। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लिया जाए, क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, तो एक बार फिर से समझा जाए कि भाई Br2H2 के साथ निगेटिव टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ, इट शुड नॉट बी हेमी एसिटल फॉर्म, ठीक है, हेमी एसिटल फॉर्म नहीं होना चाहिए। हेमी एसिटल फॉर्म होगा तो आपका ओपन चेन एल्डिहाइड में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, और ओपन चेन एल्डिहाइड मिल गया तो Br2H2 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप कंक्लूड किए कि ए और डी ऑप्शन में से कोई हो सकता है। ए ऑप्शन सुक्रोज है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, रिजल्टिंग सोल्यूशन को कहा जाता है इनवर्ट शुगर, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो, ठीक है। क्यों ये रिजल्टेंट सोल्यूशन लेवो रोटेटरी है, क्योंकि नेट जो फ्रक्टोज का लेवो रोटेशन का एंगल है वो क्या है, ज्यादा है। तो अगर आप एवरेज रोटेशन सोल्यूशन का निकालेंगे विच इज -20 डिग्री, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। A disaccharide X cannot be oxidized by bromine water. The acidic hydrolysis of X, ठीक है, leads to a लेबोरोटेटरी सोल्यूशन, बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा विच इज सुक्रोज, ठीक है। तो वेरी पॉपुलर एग्जांपल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होएगा, तो इन्वर्जन ऑफ, ठीक है, लेबोरोटेटरी सोल्यूशन हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन बने हुए थे, इसको भी आपने क्रॉस कर दिया था, क्यों क्रॉस कर दिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या था, ऑक्सीजन के बगल में यहाँ OH दिख गया था इसलिए क्रॉस कर दिया था, हेमी एसिटल फॉर्म हो गया था। और इसको क्यों क्रॉस कर दिया गया था, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस का जो सोल्यूशन होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही होगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया था, क्रॉस हो गया था। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसमें भी कुछ बेसिक रिएक्शन दिए हुए हैं, इनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं फिर ऑप्शंस पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस भी बड़े सिंपल दिए हुए हैं, ठीक है, एक एक करके रिएक्शंस को देखा जाए। अच्छा, ये आपका ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है, ध्यान से समझिएगा, अल्फा हाइड्रोजन 0 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन का क्या आइडिया है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो इसका आप ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगा ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये आपका पी का ऑप्शन हो गया। यहाँ देखा जाए हाइड्रोलिसिस किया आपने, तो हाइड्रोलिसिस कहाँ हो जाएगा, एक तो नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराएंगे और ईस्टर का भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट हो जाएगा उसको अगर लिखा जाए डबल बॉन्ड O, और यहाँ डबल बॉन्ड OH, और यहाँ नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस करा दिया तो C डबल बॉन्ड OH। और ये एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, बीटा कीटो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इट इज बीटा कीटो एसिड, और इसकी हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बीटा कीटो एसिड की अगर हीटिंग किया जाए तो इट इज अगेन वेरी पॉपुलर ऑप्शन। अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा,
CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, माइनस CO2, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आपका डिकार्बोक्सिलेशन के बाद प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ COH। अगेन इसके बाद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया H2CrO4 विच इज बेसिकली क्रोमिक एसिड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और बेंजीन से जो कुछ अटैच है उसको हटा दीजिए और वहां क्या लगा लीजिए, COH लगा लीजिए, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ भी COH हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, COH हो गया, ठीक है, विच इज बेसिकली आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा R का ऑप्शन हो गया। आगे देखा जाए अगला ऑप्शन, NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराया तो हाइड्रोलिसिस आपकी एसिड क्लोराइड की भी हो जाएगी, ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हाइड्रोलिसिस का है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा दिया, ठीक है। और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन कर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख लिया जाए, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या स्ट्रक्चर हो गया आपका, आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ देखा जाए ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन, यानी यहाँ RMgBr का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ आपका RMgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो इस स्टेप में जो प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ हाइड्रोलिसिस भी दे दिया है, हाइड्रोलिसिस, तो जरा देखा जाए, तो यहाँ आपका ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन, देन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। यहाँ ये जो सिस्टम दिया हुआ ये भी एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है, ये सिस्टम बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये आपका कीटल का सिस्टम दिया हुआ है, सॉरी कीटल का सिस्टम नहीं है, ये क्या है, एसिटल है, ठीक है। तो ये यहाँ आपका एसिटल है, और आपको पता है एसिटल्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो एसिटल्स हाइड्रोलाइज कर जाएंगे करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिल करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, ठीक है। काफी सिंपल इजी हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस आप करा देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इसको यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से ब्रेक कर लीजिए और H और OH लगा लीजिए, यहाँ H लगा लीजिए, यहाँ OH लगा लीजिए, यहाँ भी OH लगा लीजिए, यहाँ H लगा लीजिए, और एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल होते हैं तो आप H2 वगैरह हटा दीजिए, ठीक है। तो आपका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ एल्डिहाइड हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, इसके बाद जो रिएक्शन दिया हुआ है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो ये आपका टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, तो AgNH3 तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर एसिडिफिकेशन वगैरह है, ठीक है, एसिडिफिकेशन है तो यहाँ H+ जोड़ लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ आपका COH और यहाँ भी आपका COH हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, S का ऑप्शन हो गया, विच इज टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, ठीक है। तो फिर से रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए, बढ़िया रिएक्शन है इसमें। ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन, ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन डाइऑक्साइड पे, उसके बाद क्या है हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे H लगा रहे हैं, साथ ही साथ आप इसको भी ब्रेक करेंगे, ठीक है, बिकॉज एसिटल्स एंड कीटल्स आर वेरी प्रोन टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, और जहाँ H+H2 मिला ये तुरंत इक्विलिब्रियम इनका किधर जाता है, पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ चला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इजी रिएक्शन है। तो एक बार ऑप्शंस को एक बार पढ़ लिया जाए, P and Q आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर डेक्रॉन एंड, अच्छा P की बात करें, यहाँ डेक्रॉन और ग्लिप्टल की बात की गई है,
ठीक है, डेक्रॉन और ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल में जो पॉलीमर होता है इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, और डेक्रॉन में क्या होता है इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड मतलब यहाँ आपका, ठीक है, ये आपका टरथैलिक एसिड है, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, तो इसको और सुधार दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा। अच्छा, इसमें डेफिनेटली P वाला जो स्ट्रक्चर था, P डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं। ठीक है, P कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ आपका COH, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। PQR डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, P is not a dicarboxylic acid compound, Q and R are the same। ठीक है, Q and R, ठीक है, Q में यहाँ 1,3 पोजीशन पे COH मिला था, और R के ऑप्शन में, R अगर देखा जाए तो R में भी आपको 1,3 पोजीशन पे क्या मिला था, COH मिला था। तो बिल्कुल ठीक है, आइसोथैलिक एसिड दोनों में मिला है, कंपाउंड Q एंड R आर आइसोथैलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। R does not undergo aldol condensation reaction and S does not undergo Cannizzaro reaction। R और S में, ठीक है। अच्छा, कैनिज़ारो रिएक्शन किसका है, एल्डिहाइड हैविंग 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और एल्डोल रिएक्शन किसका है, एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इन सभी में प्रोडक्ट्स आपको एल्डिहाइड और कीटोन तो नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि एल्डोल कैनिज़ारो तो नहीं देने जा रहे। तो डेफिनेटली सी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ इसको करिए। ठीक है, वहीं पे आप प्रोडक्ट बना के कर सकते हैं। तो कंप्लीट हमने रिएक्शन को लिख दिया है। अच्छा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल, एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है, विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड के साथ रिएक्शन मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको एडिशन हो सकता है, गिविंग 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स इन 9:1 रेशियो। ठीक है, तो ये आपका एंटी मार्कोनिको एडिशन का होगा, और यह क्या होगा, मार्कोनिको एडिशन का होगा। मेजर प्रोडक्ट किसका है, एंटी मार्कोनिको, विथ अ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%। इसकी कंबाइंड यील्ड 50% दी हुई है। ऑफ दिस द इंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, was reacted with appropriate amount of diethyl amine, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, followed by aqueous K2CO3, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया हुआ है, to give non-ionic product S in 100% yield, the mass of the S obtained is। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली काफी सिंपल है, इसको एक बार हम लोग अटेम्प्ट किया जाए। रिएक्टेंट क्या है पहले इसको देख लिया जाए। 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, फोर मिथाइल ऑक्ट 1 इन, ठीक है, या इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड R2O2। तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक तो आपको मिलेगा एंटी मार्कोनिको एडिशन, सॉरी मार्कोनिको एडिशन, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और दूसरा यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रेशियो जो दिया हुआ है 9:1, ये आपका 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड है, और ये क्या है आपका सेकेंडरी एल्किल ब्रोमाइड है, एंड इट इज बेसिकली एंटी मार्कोनिको एडिशन।
क्लियर है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। इसका रिएक्शन करा रहे हैं, अच्छा प्राइमरी वाले का रिएक्शन करा रहे हैं डाईमिथाइल अमीन से, डाईइथाइल अमीन से। ठीक है, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन हो जाएगा CH2CH3, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ये आपका इथाइल और इथाइल, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दिया हुआ है, एक्वस K2CO3। तो ये बेसिकली डाइल्यूट OH माइनस है। बेस क्या करेगा, इसको डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। बेस यहाँ से H+ निकाल के न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको दे देगा, ठीक है। ठीक है, न्यूट्रल प्रोडक्ट दे देगा। तो न्यूट्रल प्रोडक्ट हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं लिख दिया जाए CH2CH3 और यहाँ आपका CH2CH3, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे आपका क्या है, CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को जरा हम पढ़ें और फिर यहाँ पे अटेम्प्ट करें, ठीक है। यह हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार हम फिर से यहाँ पढ़ें, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1E, तो ये आपका P है बेसिकली, ठीक है। ये आपका P है और इसका दिया हुआ 2.52 ग्राम दिया हुआ है। और फिर रिएक्शन कराया आपने विद HBr, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ये सब हो रहा है। 50% कंबाइंड यील्ड दी हुई है, 50%, ठीक है। 9:1 रेशियो में बन रहा है और यहाँ पे आपकी यील्ड क्या है, 100% यील्ड है। तो यहाँ से यहाँ आपकी क्या है, 100% यील्ड आपकी हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ आपकी 100% यील्ड की बात कर रहा है। तो आपको पूछ क्या रहा है, नॉन आयनिक कंपाउंड S, द मास ऑफ S इन मिलीग्राम, ठीक है। मास ऑफ S इन मिलीग्राम, ये आपका क्वेश्चन है, मास इन मिलीग्राम, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आप मोल कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार ध्यान से समझिए, आइडिया आपको लग गया क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने पूरा रिएक्शन को लिख दिया ध्यान से, फिर उसके बाद जरा मॉलिक्यूलर मास देखा जाए, इसका मोल निकाल लिया जाए। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आप, तो ये आपका आएगा 126, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास आपका आ जाएगा 126, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो 126 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बेसिकली 0.2 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो 0.02 मोल, ठीक है। तो 0.02 मोल आ जाएगा। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका 0.0, जैसे 1 मोल है तो इसका कितना बनेगा, 50% यील्ड पे, तो आपका 1 मोल से आपका 0.5 मोल बनेगा। तो 0.02 दिया हुआ है तो आपका 0.01 मोल कंबाइंड बनेगा। लेकिन यहाँ रेशियो क्या है, 1:9 का रेशियो है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। तो ये बेसिकली कितना बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा बन रहा है, पहली बात तो यील्ड की बात कर लिया जाए 0.02,
50% यील्ड है यानी 50/100 और इनटू तो 9:1 यानी 9/9 + 1 इसका मतलब 10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फैक्टर मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 10 कर दिया 9/1, तो ये आपका बेसिकली प्रोडक्ट ये बन रहा है 50% यील्ड में, इसका फ्रैक्शन आपने निकाल लिया। और यहाँ से यहाँ तक आपका 100% यील्ड है, तो अगर 100% यील्ड है तो जितना मोल इसका बन रहा है टोटल मोल इसका यहाँ बन जाएगा। आपको करना क्या है, बस इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स यही आ जाएंगे जो आपने यहाँ निकाला, ठीक है। तो 0.02 इंटू 50/100 यानी 0.5 इंटू 0.9, ठीक है। और फिर इसमें इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ग्राम में आंसर आएगा, और 10 की पावर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिलीग्राम में आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम लोग, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा लगभग 199। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे 199 आ जाएगा। तो इसमें 199 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए और इसमें 1000 का भी मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा ताकि ये क्या आ जाए, मिलीग्राम में आ जाए। तो बेसिकली आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1791 मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस वगैरह आप कर लेंगे। तो एक बार रिएक्शन को जरा फिर से समझा जाए, रिएक्शन को एक बार फिर से हम यहाँ समझाएं। द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट-1-ईन, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इसके मोल्स निकाल लीजिए 0.02 मोल्स विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिको एडिशन होगा और 9:1 मतलब ये एंटी मार्कोनिको यानी ये 1 डिग्री वाला ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा 9/10 इंटू, ठीक है, 50/100 इंटू आपका ये जितना भी इसका मोल रहा होगा with a combined yield of 50%. Of these the entire amount of primary alkyl bromide was reacted with, ठीक है, डाईइथाइल अमीन से रिएक्शन कराया, फिर उसके बाद न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा सा बेस ऐड कर दिया, और यहाँ आपकी 100% यील्ड है तो जितना मोल आपका यहाँ प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड का बनेगा उतना ही मोल आपका फाइनल प्रोडक्ट का बन जाएगा। उसमें फाइनल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर मास से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिलीग्राम में पूछ रहा है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 1791 मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो एक और क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। हाँ, ठीक है, ये भी एक काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस रिप्रेजेंटेशन इसका लेंदी है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 tris 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन on complete reaction with excess of 10 HCl gives a major product which on treatment with an excess of NaNO2 HCl at 0 degree centigrade provides P as the product P upon treatment with excess of H2 at room temperature gives compound Q. Bromination of Q in aqueous medium furnishes the product R. The compound P upon treatment with excess of phenol undergoes basic condition to give the product S. Molecular mass के डिफरेंस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। पहले एक बार प्रोडक्ट को बनाया जाए, कंपाउंड को बनाया जाए, तो रिएक्शंस काफी लेंदी हैं। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम इसके रिएक्शंस लिख देते हैं। रिएक्शन उतने ही इजी है, रिएक्शन में कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए। ये पूछ रहा है सबसे पहले कंपाउंड बना लिया जाए। तो ये बेसिकली हमारा कंपाउंड क्या है, कंपाउंड हमारा है 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल, ठीक है, 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन, बेंजीन पे 4 नाइट्रोफिनाइल बनाया जाए और 3 जगह लगा लिया जाए सिमेट्रिकली। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से शुरू किया जाए।
ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको कर लिखते बस चले जाइए, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ टिन प्लस HCl, टिन प्लस HCl, टिन प्लस HCl से NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। ठीक है, टिन प्लस HCl gives major product which upon treatment with excess of NaNO2 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड gives P। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन एक जगह अगर हम कर दें, सेकंड रिएक्शन आपका क्या है, NaNO2 प्लस HCl, तो टिन प्लस HCl से NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप एक्सेस ऑफ NaNO2 प्लस HCl से करा रहे हैं तो डाइजोनियम बना लीजिए। तो यहीं पे अगर हम बना दें इसको, ठीक है, डाइजोनियम बना लिया जाए, N2 पॉजिटिव Cl माइनस, N2 पॉजिटिव Cl माइनस, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl माइनस प्रोवाइड्स P एज द मेजर प्रोडक्ट। ये आपका P हो गया। P अपॉन रिएक्शन विथ H2O एट रूम टेम्परेचर गिव्स द प्रोडक्ट Q। ठीक है, इसका H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो H2O के साथ तो इसका सिंपल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ H2 एट रूम टेम्परेचर 283 केल्विन, एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ OH आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाता है, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। बस करना क्या है, यही 3 बार लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बस यही, तुमने 3 बार लिख दिया इसको। गिव्स प्रोडक्ट Q, ब्रोमिनेशन ऑफ Q का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निशेस द प्रोडक्ट R। इसका Br2H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, तो याद करिए Br2H2O का रिएक्शन फिनॉल के साथ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है क्योंकि रिंग हाईली एक्टिवेटेड होती है और रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन से, ठीक है, होता है। और भी कई बातें हैं, Br2 की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ भी H2O में बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि इसकी ऑर्थो पोजीशंस तो खाली है, पैरा पोजीशन खाली नहीं है, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हम ब्रोमीन लगा लेंगे। तो यहाँ के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अगर हम नीचे लिखें, ब्रोमिनेशन ऑफ Q विथ एक्सेस H2O एट रूम टेम्परेचर गिव्स प्रोडक्ट Q। P अपॉन, ठीक है, फिर से देखा जाए, P अपॉन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ H2 एट रूम टेम्परेचर गिव्स Q। ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निशेस प्रोडक्ट R। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पेज में इसको लिखा जाए, ठीक है, यहीं पे अगर बनाए हम, अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो जो R मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका OH है ही, ऑर्थो पोजीशन वगैरह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। पैरा पोजीशन क्योंकि खाली नहीं है तो वहाँ ब्रोमीन नहीं लगा पाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया गया कि भाई कितने ब्रोमीन लगाएंगे आप, तो आप बेसिकली यहाँ 2 ब्रोमीन लगा पाएंगे। यहाँ आपका OH रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, तो इसके इन्फ्लुएंस में 2 ब्रोमीन लग जाएगा। ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निशेस प्रोडक्ट R, ये आपका R हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन R के विषय में पूछा है, द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ R। इसके 1 मोल में कितने हेटेरो एटम, तो हेटेरो एटम अदर देन कार्बन हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हेटेरो एटम हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन, ब्रोमीन और कार्बन, 3 इधर, 3 और 3 9, ठीक है, तो 9 हेटेरो एटम है इसमें इन प्रोडक्ट R। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखा जाए, द कंपाउंड P ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनॉल इन बेसिक कंडीशन गिव्स R। P का रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल के साथ। ठीक है, तो P हमारा क्या था, जरा देखा जाए, P का रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल के साथ, जो डाइजोनियम वाला प्रोडक्ट है इसका फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं,
तो इसका फिनॉल के साथ रिएक्शन बेसिकली होगा क्या, प्रोडक्ट हम आगे लिखते हैं, फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे तो फिनॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन होता है, और ये बेसिकली कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करता है, पैरा पोजीशन पे अटैक कर ले जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट अगर हम आगे बना दें, यहीं पे बना दें, ठीक है, प्रोडक्ट एस जो बनने वाला है, ऐसा आपका कुछ ऐसा बनेगा, काफी लंबा चौड़ा कंपाउंड दिख रहा है, एक जगह बनाएंगे अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपका डाइजोनियम है N डबल बॉन्ड N, और यहाँ आपका कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख दिया, यही 3 बार रिपीट कर देना है आपको। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए S के लिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ 17 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल S। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड हेटेरो एटम पूछा है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड हेटेरो एटम, ये है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कार्बन एटम्स के लिए बड़ा सिंपल है, बेंजीन आप देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ, इसको जरा सही कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ भी पहले क्या बनाया जाए, बेंजीन बना लिया जाए। ठीक है, इसको और सुधारा जाए। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, जल्दीबाजी दिखाएंगे तो गलत होने का चांस है। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ठीक है, अब हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द हेटेरो एटम। कार्बन एटम के लिए बेंजीन काउंट करिए पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बेंजीन है, यानी 7 × 6 42 एटम कार्बन के हो गए। ठीक है, कार्बन प्लस हेटेरो एटम में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो 3 इधर से आ रहे हैं, 3 इधर से आएंगे और 3 इधर से आएंगे, यानी 9, यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका 51। क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक है, आराम से इसको लिखेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, इस टाइप का कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड पहले बना लीजिएगा, रिएक्शन बहुत इजी है। ठीक है, खाली 3 मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन को लेंदी बनाने की कोशिश की गई है। तो पहले रिड्यूस कर दिया, फिर डाइजोनियम में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ कपलिंग करा दिया, फिर यहाँ आपका H2O के साथ फिनॉल का फॉर्मेशन करा दिया। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट का H2O के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, देन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, तो आप 2-2 ब्रोमीन हर बेंजीन पे आप लगा लीजिएगा, OH जिससे अटैच। क्लियर है? ठीक है, तो कोई भी एटम आपको काउंट करने के लिए बोलेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट्स बने हुए। चलिए ठीक है, इस तरह डिस्कशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन्स ऑनलाइन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जे एडवांस 2023 पेपर 2 के केमिस्ट्री सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपको बच्चों मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेपर 2 में थोड़ा फिजिकल कम आया हुआ है, पेपर 1 में पूरी तरह से भरमार थी उसकी।
ये है बच्चों क्वेश्चन, एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो कई बार बच्चों इसको देख करके ही हम लोग जो है भाग खड़े होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसको कायदे से ठीक से आपको उसके डेटा को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये इतना है कि इसको पूरे पेज पे आपको लिखना पड़ेगा। बोला है एटम्स ऑफ मेटल एक्स वाई एंड जेड फॉर्म FCC, यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LX, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LY एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LZ, ठीक है। रेडियस में रिलेशन दिया हुआ है और मोलर मास में भी रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो बच्चों की तीन जो है एक, ठीक है, तो यहाँ पर जो तीन मेटल है, ठीक है, तो एक है X, Y और Z। ये जा रहा है बच्चों कहाँ पर, FCC में जा रहा है, ठीक है। ये जा रहा है BCC में, ठीक है, BCC में जा रहा है ये, और ये जा रहा है सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। तो बच्चों यहीं से जो पहला क्वेश्चन था ना, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ऑफ X ग्रेटर देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल Y ग्रेटर देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल Z, यहीं से बच्चों पकड़ लोगे। तो ये वैल्यू कितना होता है पैकिंग फ्रैक्शन, पढ़े होगे आप, ये कितना आता है 0.74 आता है, ये 0.68 आता है, ये 0.52 आता है। पैकिंग फ्रैक्शन बच्चों एटम का रेडियस या मास उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना, वो एक प्योर रेशियो है, वो Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यू, क्लियर। तो इसलिए आपका पहला आंसर तो यहीं से निकल आया कि ये सही आंसर है, ठीक है। अब बाकी जो बोला गया है कि LY ग्रेटर देन LZ है ना, तो आप लेंथ पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो अब इसमें जैसे बच्चों मान लेते हैं कि जो X है उसका रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R है, कैपिटल R, X का रेडियस R है, ठीक है। तो अगर X का रेडियस R है तो यहाँ से देखो बच्चों, तो RZ लिखा है Y के फॉर्म में और RY लिखा है RX के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने जो RX है उसको हमने कैपिटल R मान लिया, तो RY यहाँ से निकाल लोगे बच्चों, तो RY क्या आएगा, RY लिखा है ना 8/√3, ये हो जाएगा 8/√3, ठीक है, कैपिटल R हो जाएगा। और जो RZ है वो √3/2 इंटू RY है, तो RZ जो है वो कितना है √3/2 इंटू RY, और RY कितना है 8/√3 इंटू R है ना। तो ये इससे कट गया, यानी कि RZ जो हो गया बच्चों कितना हो गया 4R हो गया, ठीक है। तो रेडियस आपने देख लिया, तो X का रेडियस क्या है बच्चों कैपिटल R है, Y का रेडियस क्या है 8/√3 इंटू R है, और Z का रेडियस कितना बच्चों 4R है, ये है, ठीक है। Z का जो रेडियस है वो 4R है। तो अब मोलर मास में कुछ बोला बच्चों, तो जैसे मान लो mx को आप क्या मान लो कैपिटल M मान लो, है ना। तो mz देखो बच्चों लिखा हुआ है, तो यहां से मास भी आप लिख लोगे, तो इसका कैपिटल M है, और इसका क्या है बच्चों ये 3m हो जाएगा, और ये 3/2 my है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों mx, सॉरी अच्छा mz था ना, mz है, mz जो है बच्चों 3m है ना, mz जो है वो 3m है, ठीक है 3m है। तो और यहाँ से my निकाल लोगे, तो my की वैल्यू क्या आएगा 2/3 mz होगा, है ना, यानी कि 2/3, और mz कितना है 3m है, कट जाएगा, ये कितना है बच्चों 2m आ जाएगा, ठीक है। तो जो my आएगा कितना आएगा 2m आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जो तो यहाँ से देखो एक तो रेडियस आपने निकाल लिया, ठीक है, और दूसरा मोलर मास देख लिया, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को हैंडल आउट करना था इसमें, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया है कि हाँ अब कह रहा है कि लेंथ की बात है, LY ग्रेटर देन LZ होगा क्या, LY, L क्या है बच्चों लेंथ है ना, LX LY, तो
रेडियस हम लोगों ने लिख लिया है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपको लेंथ की बात करनी, ठीक है, तो एल वाई और एल जेड की बात करना है, एल वाई और एल जेड, ठीक है। तो बताओ एल वाई क्या होगा, लेंथ, एज लेंथ ऑफ वाई। तो वाई जो है वो किस में है, बीसीसी में है ना, तो वाई के लिए आप क्या लो, एल वाई इंटू क्या होता है, ए रूट थ्री इज इक्वल टू 4r पढ़ा होगा आपने, तो 4 आर ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक है। तो आर ऑफ वाई कितना है बच्चों, 8/√3, ठीक है। तो एल वाई यहाँ से आ जाएगा 4/√3 और आर वाई कितना लिया है, 8/√3, 8/√3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आर ये कितना हो गया, 32/3r हो गया, ये एल वाई हो गया। उसी तरह एल जेड, तो एल जेड आपने पढ़ा होगा सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है बच्चों, ए इज इक्वल टू 2r होता है ना, तो 2r ऑफ जेड होगा, ठीक है। तो 2r ऑफ जेड कितना है बच्चों, 4r है, तो 4r हो गया। इसका मतलब कितना आ गया बच्चों, 8r आ गया। तो ये वैल्यू देखो 8r से तो ज्यादा है ना, 32/3, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। फिर कह रहा है कि Lx ग्रेटर देन Ly, Lx निकाल दो। Lx के लिए क्या लिखोगे, Lx ये 20 FCC में, FCC में एज लेंथ में क्या होता है बच्चों, a√2 इज इक्वल टू 4r होता है। यहाँ से अगर देखोगे Lx√2 इज इक्वल टू 4r है ना, तो Lx की वैल्यू क्या आएगा, 2√2r आएगा, 2√2r आएगा, ठीक है, 2√2r ये Lx की वैल्यू। तो 2√2 यानी कि 2 इंटू 2 भी 4r आएगा, तभी ये कम आएगा। इसका मतलब जो C है वो क्या है बच्चों, वो गलत है ना, C क्या है, गलत है। अब फिर कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ x ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y, ठीक है, डेंसिटी ऑफ x ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y, ये कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, z इंटू एम, है ना बच्चों। तो पहला दूसरा आपने देख लिया, तीसरा भी देख लिया। डेंसिटी ऑफ x ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y, ये ट्रू है क्या, तो डेंसिटी ऑफ x, चलो इसी पे लिखते हैं क्योंकि आगे डेटा को नहीं समझने आएगा। क्वेश्चन वो जो लेंदी होने से ना डरना नहीं चाहिए, आराम से करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो डेंसिटी ऑफ x अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, तो डेंसिटी आप पढ़ते हो ना, z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ये लिखो। तो z यहाँ पे 4 आएगा, m की वैल्यू m ही है, एन ए की वैल्यू 2√2r, ठीक है, तो 2√2r का होल क्यूब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अब देखोगे तो हो गया 8 16√2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब 8 हो गया और फिर 2√2 16√2 आ गया, ठीक है। तो 4m अपॉन एन ए इंटू 16√2 इंटू आर क्यूब, ये 4 जाएगा, ये आएगा बच्चों m अपॉन एन ए इंटू 4√2r क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक। ये डेंसिटी ऑफ x हो गया। अब आपको डेंसिटी ऑफ y देखना है, तो डेंसिटी ऑफ y क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ y, z की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, ठीक है। m की वैल्यू, z मतलब नंबर ऑफ एटम, m की वैल्यू देखो बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, 2m है यहाँ पे आप लिखोगे 2m अपॉन एन ए है ना, a क्यूब, a की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों, एल वाई हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो एल वाई कितना आया था, 32/3 आ गया था ना, हाँ, तो ये 32/3 का होल क्यूब करोगे बच्चों, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर देखोगे बच्चों तो ये वैल्यू क्या आएगी, इससे कम ही आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत इसका बड़ा है, ठीक है। तो इसको देखोगे तो डेंसिटी ऑफ x ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y, ये भी ट्रू हो जाए बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो ए बी और डी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये वाला जो एल वाई है ना, ये अभी हम लोगों ने निकाला था, इसको पुट करोगे तो ये वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन लेंथी है, बस आपको पेशेंटली उसको एक एक डेटा को सही से देखना है और उसको प्रोसेस करते जाना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है फॉर हीलियम प्लस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 पिकोमीटर टू ऑर्बिट ऑफ रेडियस 26.45,
द वेवलेंथ इन द नैनोमीटर ऑफ इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, वह रेडियस दिया हुआ है 52.9 पिकोमीटर, रीडबर्ग कांस्टेंट RH दिया है 2.2 10⁻18 जूल, प्लैंक कांस्टेंट जो है h की वैल्यू दिया है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो वैसे तो बच्चों जो जेई में डेटा दिया जाता है उसी को हमें यूज करना चाहिए, बट यहाँ पे हम डेटा यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वही डेटा है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके आंसर जो है बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगे। तो पहले तो बच्चों रेडियस का फॉर्मूला लिखो, तो Rn2 लिख लो, तो 0.529 n स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम, ये होता है, ये एंगस्ट्रॉम है। पिकोमीटर में बदलोगे तो बच्चों यही आ जाएगा 52.9 n2 स्क्वायर बाई Z, अब ये पिकोमीटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 52.9 इंटू n2 स्क्वायर, Z की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखोगे और पिकोमीटर है ये, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपको दिया है कितना बच्चों 105.8, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों इसका ये डबल है ये, ठीक है। तो यहाँ से n2 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। उसी तरह Rn1 रख दोगे बच्चों, तो Rn1 की वैल्यू आ जाएगा, इसी तरह से अगर देखोगे तो 52.9 इंटू n1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 26.45, ये देखोगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से n1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, ये 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो n1 की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है बच्चों 2 से लेके 1 पे हो रहा है। तो यहाँ से वेवलेंथ एमिट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है, ये है बच्चों। यहाँ वाला R अलग होता है, वो दूसरा रीडबर्ग कांस्टेंट है जो एनर्जी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे रखोगे 1 बाई लैम्डा, R की वैल्यू 1.09 जो हम लोग जानते हैं इंटू 2 स्क्वायर और 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब इसी को सॉल्व करोगे बच्चों यहाँ पे 1.09 10⁻7 आता है, ठीक है। तो ये आता है 10⁻7, ये मीटर इनवर्स होता है बच्चों, ठीक है। और 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसी को देखोगे बच्चों 1 बाई लैम्डा, ये क्या आ जाएगा 3 बाई 4 इंटू 1.09 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 बाई 3 इंटू 1.09 10⁻⁻7, ये आएगा मीटर। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों नैनोमीटर में तो लगभग आएगा 30 नैनोमीटर, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बच्चों इसका 30, ठीक है। ये तो ये आएगा बच्चों 30 नैनोमीटर, बोला है ना नैनोमीटर में क्या ट्रांजिशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था फॉर हीलियम एटम ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस, तो जो वेवलेंथ एमिट होगा वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला लगाना है और वेवलेंथ का लगाना है, वेव नंबर का। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सोल्यूशन, डेंसिटी है 1.012 ग्राम पर ml is mixed with 250 ml of solution containing 0.06 gram of urea. Both the solution were prepared in the same solvent. The osmotic pressure of the resulting solution at 300 Kelvin is. तो इसमें बच्चों थोड़ा सा यूनिट को ध्यान से देखना था, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये एक दो सोल्यूशन है, ठीक है। एक और इसमें दिया बच्चों डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मतलब है बच्चों कि आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन है तो जब आप दो लिक्विड को मिलाओगे तो उनके दोनों के वॉल्यूम को अलजेब्रिक सम कर सकते हो। अगर नॉन आइडियल होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपको दिया है कि 50 ml है और इसकी मोलरिटी 0.2 m है, ठीक है। और डेंसिटी कितना दिया बच्चों 1.012 ग्राम पर ml, ठीक है। ये मोल पर केजी बच्चों, मोल पर केजी। तो बच्चों हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो डेटा देता है, दो डेटा निकाल लो बच्चों। 0.2 मोल यहाँ पे हुआ और ये 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो गया बच्चों। तो यहाँ से सल्यूट का मास निकाल लोगे बच्चों, मोल इंटू मोलर मास। 0.2 इंटू यूरिया का मास दिया बच्चों 60, कितना आएगा 12। तो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ से बच्चों निकाल लोगे, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा 1000 प्लस 12, ठीक है, यानी कि 1012 ग्राम आएगा।
इसका वॉल्यूम निकाल लो बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास बाय डेंसिटी, तो 1012 बाई 1.012, ठीक है बच्चों। तो ये जो आ गया आपका कितना 1000 ml यानी कि 1 लीटर। तो इसका कैपिटल एम निकाल लोगे बच्चों, कैपिटल एम कितना आएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम अपॉन 1, ठीक है बच्चों, तो 0.2 ही आ जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में बच्चों मोलरिटी दिया है तो उससे आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। कुछ लोग फॉर्मूला याद किए होंगे वो लगा सकते हैं, बट बच्चों फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना चाहिए बहुत सारा, ठीक है, वो सब भूल जाता है, सही से आप अप्लाई नहीं करते हैं। तो बेसिक से करेंगे बच्चों, 0.2 मोल पर केजी है, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्यूट में 0.2 मोल है। तो सॉल्यूट का मोल आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया, ठीक है। तो जब सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट का मास है तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूट का मोल मालूम है, मोल इंटू मोलर मास कर लेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन इतना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन है तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ गया, तो इससे मोलरिटी आ गई। तो ये मोलरिटी क्यों हमने निकाला बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये कहा कि 50 ml है सोल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी कितना है बच्चों 0.2, तो क्या यहाँ से मोल आ जाएगा, इसमें मोल कितना होगा बच्चों 0.2 इंटू 50 इंटू 10 के पावर -3, ठीक है। ये कितना है बच्चों 0.01, ये मोल आ गया, क्लियर। दूसरा एक सोल्यूशन है, इसमें कितना है 250 ml है, 250 ml, और इसमें 0.06 ग्राम यूरिया है, क्लियर। तो यहाँ से मोल निकाल लो बच्चों, सोल्यूट का कितना 0.06 अपॉन 60 कितना आएगा 10⁻⁻3। अब आपने इन दोनों सोल्यूशन को मिला दिया, तो जब आप दोनों सोल्यूशन को मिला दिया, एक सोल्यूशन से कितना मोल आया था 0.01, दूसरे सोल्यूशन से कितना मोल आया 0.001, मिला दिया आपने, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 0.011, वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों 300 ml। तो ये जो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नेट मोल अपॉन नेट वॉल्यूम 0.011 अपॉन 300 इंटू 10 के पावर -3, क्योंकि लीटर में लेना होगा, 11/300 आ जाएगा, क्लियर बच्चों। तो ये अब पाई इज इक्वल टू CRT लगा देंगे, तो पाई इज इक्वल टू CRT। अब इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये 11/300 ये आ गया, C की वैल्यू निकाल लिया, R की वैल्यू दिया है 62, ठीक है। ये बच्चों है मोल पर लीटर, है ना। देखो इसमें क्या है, कई बार सरप्राइज कर देता है आईटी, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों R की लिया है 62 लीटर टॉर पर केल्विन, ठीक है। तो आपको सही से बस यूनिट को रखने आना चाहिए बच्चों, ठीक है, सही से यूनिट को रखने आना चाहिए। तो देखो मैं सारे यूनिट्स को रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, C की वैल्यू 11/300 मोल पर लीटर ये लिखा, R की वैल्यू दिया है 62 लीटर टॉर पर मोल पर केल्विन, है ना। और टेम्परेचर कितना दिया बच्चों 300 केल्विन। देखो ये बच्चों केल्विन केल्विन कैंसिल हुआ, पर मोल मोल कैंसिल हुआ, ठीक है, लीटर लीटर कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचा बच्चों टॉर बचा, है ना। तो ये 300 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया बच्चों 11 इंटू 62 टॉर, ठीक है। तो 22 तो 6682 टॉर, यही इसका बच्चों क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसमें बस यही था बच्चों कि आप यूनिट लिखने आना है कि नहीं, दूसरा कंसंट्रेशन को कैसे डील करेंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये बच्चों देखो ये क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों का मिक्स्ड है, ठीक है। आप देखो बच्चों ओवरऑल फिजिकल ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, ठीक है। अब इसका बच्चों मोलर मास निकालोगे तो इसका मोलर मास जो है 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन है, जैसे ये देखो 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, ये तो इसका जो मास मोलर मास आएगा क्या है बच्चों C9 और H18 आएगा ना, ठीक है। तो 126 आ जाएगा बच्चों, मोलर मास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका मोल आप निकाल लोगे, क्लियर। तो मोलर मास जो है कितना है बच्चों 126, तो मोल आ जाएगा कितना 0.02, ठीक है, मोल आपने निकाल दिया। तो इसका मोल है बच्चों 0.02, ठीक, 2.52 अपॉन 126 मोल आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स इन अ 9:1 मोल रेशियो, ठीक है। तो पहले तो ये बता दिया कि आपको ये प्रोडक्ट पता है या नहीं है, कई लोग डराया जाता है कि सोचेंगे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है निकलेगा फिजिकल का, ठीक है।
तो इसमें बस बच्चों कुछ ज़्यादा टेंशन लेना है, तो P से आपको बनाना है 2 कंपाउंड, ठीक है। मान लीजिए आपने कौन बनाया, A और B बनाया, ठीक है। एक जो है ना, ये एंटी मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। तो वैसे अगर इसका प्रोडक्ट लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हो कि ये आएगा CH2, यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, CH2 और 4 मिथाइल है तो 4 पे CH3 आ जाएगा, बाद में इधर 4, ये ऐसे है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये है। तो ये बनेगा बच्चों, ये 1 वाला प्रोडक्ट है और ये 2 वाला आएगा, ठीक है। ये 1 पे सब्स्टिट्यूशन और ये 2 पे सब्स्टिट्यूशन, 2 ब्रोमो करके, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%, कह रहा है कि 50% है। तो बच्चों अगर ये 0.02 मोल है तो 50% मतलब 0.01 मोल इसका खर्च होगा। तो 0.01 मोल खर्च होगा तो वो कह रहा है कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये कितना है, 9:1, 9:1, मतलब अगर ये 9 मोल बनेगा तो 1 मोल बनेगा ये, तो अगर ये x होगा तो 9x होगा, मतलब ये 9/10 बनेगा, मतलब ये 90% टोटल का बनेगा, टोटल का 90%, ठीक है बच्चों। तो 0.01 का 90% निकाल लोगे, क्लियर। 0.01 का पहले तो 50% है क्योंकि ये 50% यील्ड है, ठीक है, 50%। तो 0.02 का 50% 0.01 आया, तो इसका मोल कितना बचेगा बच्चों, 0.01 का कितना, 9/10, 9/10 है ना। तो यहाँ भी परसेंट यील्ड दे दिया है, क्लियर है, 9/10। तो पहले 50%, अगर 100% होता तो ये 0.02 मोल इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता तो इसका कितना होता, 0.02 इंटू 9/10, ठीक है। बट ये कह रहा है कि 50% मतलब 0.01 मोल गया, उसका 9/10 ये बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ भी बस यही था बच्चों, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 0.009 ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसको हम लोग किसके साथ रीड कराते हैं, NN डाइमिथाइल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दीज इंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी, ये प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है, was reacted with an appropriate amount of diethyl amine, ठीक है बच्चों। तो ये है NH, C2H5 और C2H5, ठीक है। कह रहा है कि इसको एक्सेस के साथ रिएक्ट करा है, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है। तो ये 100% यील्ड देता है। तो आपसे पूछा गया S की वैल्यू क्या होगी, इससे जो S बनेगा बच्चों ये आएगा N, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पे C2H5 और यहाँ पर CH2, 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 CH, CH3, ठीक है, CH2, CH2, CH2 और ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मोलर मास आपको बस निकालना है। तो ये 0.09 है, ये 100% यील्ड बनेगा, ठीक है, 100%। तो इसका जो मोलर मास आता है बच्चों वो आता है 296 आता है, ठीक है। इसको मोलर मास निकाल लेना, ठीक है। तो इसका जो मास आएगा, मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। तो 0.009 इंटू मोलर मास, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो आ जाएगा 222, ठीक है। नहीं, इसका जो मोलर मास आ रहा है वो है 199, ठीक है। तो 199 अगर देखेंगे तो कितना आएगा, इंटू 199, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, तो इसमें कर लो, ठीक है जो। और ये पूछा है कि मिलीग्राम में क्या होगा, ये पूछा है कि मिलीग्राम में क्या होगा। तो इसका मिलीग्राम ये आएगा 1.791, इसको सॉल्व करोगे तो 1.791 आएगा, ये ग्राम, ठीक है, आएगा। तो मिलीग्राम में जाओगे बच्चों तो इसका आंसर होगा 1791 मिलीग्राम, ये आंसर है बच्चों। तो इसमें बस यही है, बेंजोइल पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन होगा, इसलिए मेजर होता है, और जो मार्कोनिकॉफ वाला वो माइनर होता है। ये 9:1 में बन रहा है, ठीक है, 90% ये बनेगा ये, लेकिन यहाँ पे एक और बताया 50%, तो 0.02 मोल लिया है, इसका 50% ये देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो
तो 0.01 मोल कंज्यूम होगा, उसका 90% ये बना लेंगे तो ये आ जाएगा, तो मोलर मास इसका 199 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ये दिया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर फेजेस अल्फा एंड बीटा एट 1 बार प्रेशर इज गिवन। ठीक है, अब इसमें देखो जो होता है ना कि जैसे डी एस जो होता है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है, अपॉन टी होता है। ठीक है, तो डी ऑफ डेल्टा एस यहाँ पे, ये बहुत ही बार आईआईटी आजकल है ना, कई बार इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं वो। ठीक है, तो ds जो होता है वो जो क्या लिखते हैं, dq रिवर्सिबल अपॉन t होता है। अब dq क्या लिखते हो, cp m dt अपॉन t। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम ये लिखते हैं d ऑफ डेल्टा s, तो ये क्या आएगा बच्चों, डेल्टा, अब ये रिएक्शन के लिए होगा, तो डेल्टा r cpm और dt बाई t। ठीक है, तो इसी को आप इंटीग्रेट कर लेते हो, तो यह आता है बच्चों डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा आर सी पी ln T2 बाई T1। तो ये है बच्चों डेल्टा आर S2 डेल्टा आर S1, तो ये है T2 टेम्परेचर पर और ये है बच्चों T1 टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसमें ये बच्चों लगता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है जो आप नॉर्मली नहीं देखते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन अगर दिया जाए तो उसके लिए आपको इस टाइप के फॉर्मूले पे जाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी और cp dt अपॉन टी। अब एक ही रिएक्शन का, अब रिएक्शन है तो रिएक्शन में दो चीज होता है, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है, तो वैसी जगहों पे आपको ये लगाना होगा। ठीक है, अब कहा कि ये T2 और T1 पे अलग अलग रिएक्शन है, तो डेल्टा S2 क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा S1 भी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे बस बच्चों आपको यही चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है st माइनस एस नॉट की वैल्यू दिया है, st माइनस एस नॉट, ठीक है, अल्फा के लिए दिया है और बीटा के लिए दिया है, और एक दिया है कि 600 केल्विन पे अल्फा और बीटा के लिए st माइनस एस नॉट, ये वैल्यू देखो ये कितना है, 1 यूनिट आ जाएगा, है ना, 1 यूनिट आ जाएगा। तो कह रहा है कि द ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर फेजेस अल्फा एंड बीटा एट 1 बार प्रेशर इज गिवन। ठीक है, st minus s naught are the entropies of phases at temperature T and 0 Kelvin, है ना। तो 0 केल्विन पे बच्चों जो एंट्रोपी होती है ना, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। कुछ ना कुछ एंट्रोपी रहती है ना, एंट्रोपी किसकी नहीं होती है, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है उसकी एंट्रोपी कुछ ना कुछ 0 केल्विन पे होती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग ओरिएंटेशन को एडॉप्ट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ वहां पे उसकी एंट्रोपी जरूर होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आईआईटी है, क्वेश्चन बनाते हैं तो हर चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है st माइनस एस नॉट, ये आपको दिया है। द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा टू बीटा फेज चेंज इज 600 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं अल्फा और बीटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा जो है वो बीटा में इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि 600 केल्विन पे क्या हो रहा है बच्चों, इनका ट्रांजिशन हो रहा है ऐसे। उसी तरह सेम इसी को बात कर रहा है अल्फा और बीटा ट्रांजिशन। ठीक है, कितने पे, क्या पूछा, द ट्रांजिशन टेम्परेचर इतना दिया है, assume this in the range of 200 are heat capacities of alpha and beta respectively। ठीक है, अभी और क्वेश्चन बाकी है क्या, हाँ, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज, ठीक है, एस बीटा माइनस एस अल्फा एट 300 केल्विन क्या होगा, ln 2 की वैल्यू 0.69 लेना है, एस बीटा माइनस एस अल्फा 0 लेना है। ठीक है, एट 0 केल्विन मतलब एस बीटा एस माइनस मतलब अल्फा की जो रेजिडुअल एंट्रोपी है, बीटा की जो रेजिडुअल एंट्रोपी है वो क्या है बच्चों, 0 है ना, ये इनका डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे इसी फॉर्मूले को आपको लगाना है, किस टेम्परेचर में पूछा है, तो हाँ 300 केल्विन पूछा गया है ना, 300 केल्विन पूछा गया। तो
और एक चीज और दिया है Cp ऑफ बीटा माइनस Cp ऑफ अल्फा, है ना, यानी कि ये डेल्टा आर Cp आपको मालूम है ये 1 है, ठीक है, और ln T2 बाई T1 तो ln 2 हो जाएगा, तो डेल्टा आर S2 माइनस डेल्टा आर S1 ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो डेल्टा आर ये देखो बच्चों ये 600 केल्विन पे है ना, ये 600 केल्विन पे है, ठीक है। तो डेल्टा आर जो है बच्चों S2 कितना है 600 केल्विन इसको मान रहे हैं, ठीक है। ये कितना दिया है बच्चों 1 दिया है ना, देखो 6 और 1 इन्हीं का डिफरेंस है ना अल्फा से बीटा, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा आर S2 एट 600 केल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना है बच्चों, ग्राफ से देखो, ग्राफ से कितना है 1 है ये, ठीक है। बेसिकली क्या होगा एस ऑफ बीटा माइनस एस ऑफ अल्फा ये है, ठीक है। तो डेल्टा आर ये वैल्यू 1 आ गया बच्चों, और डेल्टा आर S1 ये है बच्चों 300 केल्विन, ठीक है। तो 300 केल्विन पर ये आपको चाहिए, यही चाहिए आपको, तो मान लो ये वैल्यू क्या बच्चों ये y है मान लो, अब इस फॉर्मूले को लगा दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ये वैल्यू तो 1 हो गया, ये 600 केल्विन है, और ये वैल्यू कितना बच्चों 300 केल्विन है, तो 1 माइनस y ये वैल्यू कितना बच्चों 1, और ये क्या है ln2, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गया बच्चों 1 माइनस ln2 आ गया, ln2 की वैल्यू बच्चों दिया हुआ है आपको, ln2 की वैल्यू देखो 0.69 दिया है, ठीक है। तो मैं फिर सीधा लिख रहा हूँ, तो डेल्टा आर, ठीक है, एट 600 माइनस डेल्टा आर एस एट 300 इज इक्वल टू डेल्टा आर सी पी ln T2 बाई T1 ये है फॉर्मूला। ये वैल्यू ग्राफ से आ गया बच्चों, ये वैल्यू 1 दिया है, ठीक है, माइनस इसको हमने y मान लिया, और ये डेल्टा आर एस सी पी ये आपको दिया है बच्चों, ठीक है, कितना 1, और ln 600 अपॉन 300, ठीक है बच्चों। तो ln 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ln 2, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ln 2 यानी कि 1 माइनस 0.69 यानी कि 0.31 ये आंसर बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। फिर से देखो बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी माइनस एस नॉट दिया हुआ है, ये अल्फा की लाइन है, ये बीटा की लाइन है, तो एस टी माइनस एस नॉट 600 केल्विन पे कितना बच्चों ये 1 यूनिट है, ये दिख रहा है आपको। तो वो कह रहा है कि एस टी माइनस एस नॉट अल्फा बीटा ट्रांजिशन के लिए 300 पे क्या होगा, तो यहाँ से यही फॉर्मूला लगे बच्चों। तो डेल्टा आर एस टू माइनस डेल्टा आर एस वन इज इक्वल टू डेल्टा आर सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। डेल्टा आर सी पी आपको दिया है, ये वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, ठीक है, ये रख देंगे, तो यहाँ से बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी का एक और पार्ट है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, अगला पार्ट इसका दिया है एंथैल्पी क्या हो बच्चों। तो अगेन आप लिखते हो किरचॉफ्स लॉ, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा आर सी पी, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है, द ट्रांजिशन टेम्परेचर द एंट्रोपी वर्सेस दिस इतना है, ठीक है। तो एच बीटा माइनस एच अल्फा एट 300 केल्विन, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एच बीटा माइनस एच अल्फा अपॉन 300 इज इक्वल टू 1। तो एच बीटा माइनस एच अल्फा इज इक्वल टू, ये बहुत ही आसान था बच्चों। तो किरचॉफ्स इक्वेशन भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये एक्चुअल बच्चों क्या है कि कई सारे बच्चे ये चीज जानते नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है कुछ नहीं इसमें, बस आपको एक समझ एक बार डेवलप करनी थी, ठीक बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये बच्चों वैसे तो ये ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है, फिजिकल में कुछ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो this way we have completed physical chemistry of the paper 1 and 2. Thank you very much बच्चों, keep studying, ठीक है ना, have a great future.